नमस्कार, मैं मोंटू राजा। आज दिल्ली के ओखला बटला हाउस में मौजूद हूँ। याद होगा आपको 2008 में एक एनकाउंटर जिसमें कहा गया कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ढेर कर दिया है। आज कई साल के बाद इस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन एक तरह से मैंने देखा करते हुए सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता महमूद पराचा को। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो जानेंगे कि आखिर क्योंकि अभी तक इसमें कई जो चीज़ें हैं वो प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे हैं। पुलिस की ओर से भी और अज्ञात लोग जो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके कई सवाल उठाते हैं, उनकी तरफ से भी। तो आइए क्या कुछ है मामला जान लेते हैं। अभी हम आ गए हैं बाटला हाउस के L18 की उसी छत पे जिस घर में एनकाउंटर हुआ था। आपने बाकायदा मुआयना किया, गलियों में भी आप घूमे हैं। क्या ये पूरा मामला है और क्यों अचानक से यहाँ आना आपका हुआ? देखिए, एक पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था एक बटला हाउस एनकाउंटर। हुँ। उसके ऊपर फ़िल्म भी बनी है, शायद आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन किसी भी चीज़ की सच्चाई या उसका झूठ फाइंड आउट करने का, तलाशने का और उसको साबित करने का, क्या ऐसे हुआ है या नहीं हुआ है। जो तरीका है भारत के संविधान और कानून में, वो है ट्रायल होके। जब मुकदमा चलता है, ट्रायल होता है, गवाहों का के साथ जिरह होती है, तब सच्चाई निकल के सामने आती है। तो एक जो नैरेटिव पूरी दुनिया में फैलाया गया था कि बला बटला हाउस एनकाउंटर में कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ और किस तरीके से क्या-क्या हुआ, उसके बारे में अब एक मुकदमा चल रहा है, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। और उसमें अभी वो गवाह आए हुए हैं जो बटला हाउस एनकाउंटर में पुलिस के मेन गवाह हैं। तो उनके साथ जिरह हो रही है। तो अब आप लोग समझते होंगे वकीलों का काम बहुत आसान होता है। तो जो वकीलों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या एक्चुअल हुआ था वो स्थिति समझने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले मैं यहाँ आज आया हूँ, ताकि मैं जो चीज़ बोली जा रही है वो सच है या झूठ है, उसको नाप सकूँ, तोल सकूँ, और अगर वो झूठ है तो उसको उजागर करने के लिए इतनी मेहनत वकीलों को करनी पड़ती है, वही मेहनत मैं आज ये करने आया। बताइए कि आप किस तरफ से पेश हो रहे हैं? दूसरी तरफ से कौन पैरवी कर रहा है? थोड़ा-सा केस के बारे में डिटेल दें। तो केस के बारे में तो आपको पता ही है, इंडियन मुजाहिदीन के ऊपर इल्ज़ामात थे हुँ। कि उन्होंने दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में बॉम्ब ब्लास्ट कराए और उसमें बहुत सारे लोग हलाक भी हुए और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए। हिमायत बेग के केस में जो मैंने किया था मुंबई हाई कोर्ट में, जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस का, उसमें हम ये काफ़ी हद तक साबित करने में कामयाब हो गए थे कि इंडियन मुजाहिदीन की जो एग्जिस्टेंस है हुँ। वो ही गलत है, और वो दरअसल कुछ करप्ट पुलिस ऑफिशल्स ने मिल के बनाई थी किसी साजिश के तहत, जिसमें राकेश मारिया जो मुंबई पुलिस के बहुत ही नामी गिरामी ऑफिसर माने जाते थे, उनका रोल निकल के सामने आया था। लेकिन किन वजहों से उस केस को, जब वो 5 फांसी और 5 डेथ पेनल्टी से बरी हो गए थे, मैंने उनको बरी कराया था वहाँ से, तो उनके ऊपर लोगों ने दबाव डाल के मुझे उस केस से सुप्रीम कोर्ट से वकील हटा दिया। खैर वो एक दूसरी कहानी है। ये इंडियन मुजाहिदीन के ऊपर ये इल्ज़ामात भी थे कि दिल्ली ब्लास्ट का ही वो मुकदमा चल रहा है जिसमें कई सारे 2008 में कई कई जगह से एक साथ कई जगह जो एक साथ हुआ था, लाजपत नगर, ग्रेट कनॉट प्लेस, जी के, ये सब। तो उस केस में बटला हाउस का एनकाउंटर भी, एक गवाह हैं पुलिस के बहुत, अब तो वो एसीपी हो गए, उन्होंने आगे बटला हाउस का पूरा एनकाउंटर अपनी गवाही में दिया। तो उसी के लिए जिरह करने के लिए आज मुझे ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए यहाँ आना पड़ा, और मुझे यहाँ आके काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, और अब क्रॉस एग्जामिनेशन में उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा क्या होगा। यहाँ आना जो हालाँकि आपके केस में आपकी मदद पहुँचा सकता है? जी, जी, काफ़ी मदद पहुँचाएगा। जैसे मैंने बताया कि ये इंडियन मुजाहिदीन के जो केसेस थे, गुजरात में भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो बरी हुए, बाइज़्ज़त बरी हुए। तो उसी तरीके से अब ये लोग 2008 से बंद हैं, आप समझ सकते हैं, 15 साल आज हो गए इन्हें।
और ये अब बेगुनाह साबित हो रहे हैं। तो कितना बड़ा ज़ुल्म और ज़्यादती है कि अगर ब्लास्ट तो हुए हैं, असली मुजरिमों को छोड़ के पुलिस अगर झूठे लोगों को मतलब बेगुनाह लोगों को फँसाती है, तो कितना बड़ा गुनाह है ये पुलिस के द्वारा। यही जब साबित करने मानवाधिकार के लिए हम में जब मानव देखिए असली क्लीन चिट अगर आपने तब देखा होगा तो मेरा वन ऑफ द शुरू-शुरू का, मैं उससे पहले तो बिल्कुल ही प्रेस में जाता ही नहीं था। अर्नब गोस्वामी ने एक इस बारे में मेरा अ, एक टॉक शो में मैं गया था, अर्नब गोस्वामी था और उसमें आज जो बीजेपी की फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्टेट फॉरेन मिनिस्टर लेखी साहिबा, वो थी, उनकी बीजेपी की तब वो स्पोक्स पर्सन थी। तो मैंने तब भी ये कहा था, किसी केस की जो आज मैं कह रहा हूँ, किसी केस केस की सच्चाई, किसी फैक्ट को साबित करने की जो एक ही तरीका है, जो भारत के संविधान में आ है, वो है ट्रायल के बाद। तो इस तरह की हाई कोर्ट में अगर कोई इंक्वायरी करके क्लीन चिट मिलती है और या बगैर पूरा ट्रायल किए मिलती है, उसकी कोई ख़ास वज़न नहीं होता है क्योंकि वो फैक्ट्स पे नहीं जाती है, उसमें जिरानी होती है, उसमें पूरा एविडेंस पेश नहीं किया जाता। तो ये जो अब हो रहा है केस, इससे सच निकल के सामने आया और अभी दुनिया देखेगी कि सच क्या है। होने क्या वाला है? होने क्या वाला है, देखिए मुझे तो पूरी उम्मीद यही है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बरी होंगे और बाइज्जत बरी होंगे क्योंकि जिस तरह के एविडेंस हैं, झूठे एविडेंस बनाने का काफ़ी सारा मवाद अब तक हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन करके निकाल चुके हैं कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया था हमारे मुलजिमों पे। अभी क्या लगता है सर इतने सालों के बाद इतने 2008 में ये घटना घटित हुई थी उसके बाद तमाम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया मामला पुलिस से लेके और जो लॉयर्स पहले रहे उन्होंने भी शायद देखा हो तो अब तक किसी को इस तरह के सबूत नहीं मिल पाए जो आपने यहाँ देखे पाए और आप कह रहे हैं कि ये सब पॉजिटिव है लेकिन उसके बाद अलग तरह से पेश किया गया तो इतने सालों से किसी ने नहीं देखा या ये एक षड्यंत्र के तहत चल रहा था अब देखिए ये तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए, मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ। गुजरात हाई कोर्ट में हमने क्रॉस किया, हमारे जो मुलजिम थे वो बरी हुए, मंसूर पीर भोई। अभी यहाँ भी आप लोग देखेंगे क्या होता है, लेकिन बगैर इतनी मेहनत के क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकती। वकीलों का काम बहुत मुश्किल होता है। ये लोग आप लोगों को नज़र भी आना चाहिए कि कितनी खून पसीना एक करना पड़ता है, जब ही क्रॉस जाके सच्चाई। एग्जामिनेशन की डेट कब है? अगली 15 तारीख को है, सैटरडे को। तो इसीलिए आज मैं, हालाँकि मेरी मसरूफ़ियतों के बावजूद भी मैं अभी मुझे ऑफ़िस भी वापस जाना है जल्दी क्योंकि लोग आ रहे हैं वहाँ पे मिलने। तो फिर भी मैं आया हूँ क्योंकि बगैर मौका समझे क्रॉस और एग्ज़ामिनेशन इस मेरे ख्याल से मामले में बड़ा हंगामा हुआ था, पूरे देश क्या विदेशों तक इस मामले की पूरी चर्चा दुनिया में इस थी, पे फ़िल्म भी एक बनी इंटरनेशनल न्यूज़ बनी थी ये, और ये आँसू फ़िल्म भी इस पर बहाए गए थे, ये नहीं भी सारी चीज़ें वो तो मीडिया आप के सामने आई थी। अब वो क्या है उसमें? वो भी बात मैं यही कह रहा हूँ ना कि उसके बारे में भी आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो आँसुओं की और उसकी बात कर रहे थे। इंसाफ और सच्चाई की बात करनी चाहिए। बाकी सब ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में और भारत के संविधान में आँसू, इमोशंस एक बात है, लेकिन सच्चाई दूसरी बात है। तो सच्चाई क्या है? हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के सामने आए। अब एक नैरेटिव जो क्रिएट किया जाता है, जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा के वो बहुत बड़ी देशभक्ति का काम कर रहे हैं, क्या वो सच्चाई है या नहीं, ये ट्रायल से ही पता लगता है। जो मेवात के लोगों को भी बेगुनाहों को फँसाया गया था, इसी स्पेशल सेल द्वारा के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, स्पेशल सेल तो नहीं कहूँगा, उसके भ्रष्ट अधिकारी जो अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में ये सब काम करते हैं। तो उसमें भी आप लोगों ने देखा है बाइज्जत बरी हुए हैं लेकिन अक्सर और देखा उसमें भी हम लोग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डाल रहे हैं। लेकिन अक्सर देखा गया जो आरोपी हैं जो अरेस्टेड हैं तो काफ़ी दिनों के बाद जब बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं तो एक जो प्रोसेस है काफ़ी लेंथी प्रोसेस है वो एक सज़ा मिल ही जाती है नहीं, यही तो दुर्भाग्य की बात है ना कि वकीलों की वाहवाही हो जाती है, 15 साल बाद छुड़ा दिया, लेकिन इंसाफ कहाँ मिला? बात यही है। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी बहुत वाहवाही हो जाती है, पूरी इंटरनेशनल फेम हो जाता है कि इस वकील ने इतने लोगों को बरी करा दिया, ये कर दिया। जो राजनीतिक लोग हैं दोनों तरफ के, वो फ़ायदा उठा लेते हैं और कई लोग अपनी गलतियां कर करके बेवकूफ़ी की बातें कर करके अपने नेताओं का नुकसान भी कर लेते हैं। जैसी अभी आपने बताया था, आंसू की जो बात बताई थी, वो बेवकूफ़ी थी। तथ्यों पे बात करनी चाहिए, तथ्यों पे बात करनी चाहिए जैसे हम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन डालनी चाहिए और उन लोगों को करोड़ों रुपए का हर्जाना मिलना चाहिए। इंसाफ तो वही है अगर वो झूठे फंसाए गए थे। लेकिन उन सब कामों के लिए मेहनत लगती है, वो टीवी पे आने से काम नहीं होता, नारे लगाने से काम नहीं होता। मेहनत करके ज़मीनी सतह पे काम तभी होता है और ये एक
भारत के संविधान के लिए, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत में इंसाफ का राज कायम हो। किसी पुलिस के कहने से, किसी पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के कहने से, राजनीतिक आकाओं के कहने से, नैरेटिव बनाने से, फ़िल्में बनाने से, जो बटला हाउस फ़िल्म बनी है ना, अभी मेरे ख़्याल से कुछ दिन रुक जाइए आप, हमारी काम और मेहनत ख़त्म होने दीजिए, एक दूसरी फ़िल्म बनेगी द रियल बटला हाउस, उसका आप इंतज़ार कीजिए। उसी की तैयारी ये सब चल रही है कि असल में क्या हुआ था, और जो ये फ़िल्मी कहानियाँ गढ़ते हैं, अपने आप को सुपर कॉप्स डिक्लेयर कराते हैं, उनकी असली हकीकत क्या है, ये दुनिया के सामने आनी बहुत ज़रूरी है। तमाम जो बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था उसके बाद कई अब खुलासे ये सामने आ रहे हैं। महमूद पराचा जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस मामले को अब देख रहे हैं और कई उन्होंने जो अपना औचित्य निरीक्षण एक तरह से कहेंगे करा है ताकि सच्चाई कुछ वो परख सके। आप उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। क्या नाम है? क्या आपने देखा? ज़हीर अहमद मेरा नाम है। क्या देखा आपने भाई? मैंने देखा कि मैं मेरे बराबर में मकान है तो फर्स्ट फ्लोर तक था मेरा मकान। मैंने बैक साइड से मुझे फायरिंग की आवाज़ आई, हाँ। तो मैं निकल कर मेन फ्रंट पर गया। जी। फ्रंट पर देखा जाकर तो उधर से कुछ पुलिस वाले हाँ। बंदूक लेकर भागे हुए आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। और इन गोलियाँ पहले चल चुकी थी, फिर उन लोगों ने हमसे कहा बंदूक दिखाकर तुम लोग अंदर जाओ। अच्छा, जी। तो गोलियाँ पहले चल चुकी थी, गोलियाँ क्रॉस बैक फायरिंग हो रही थी जब आप लोग अंदर करा गया? साइड में गोली हो रही थी। बैक गली में पीछे, पतली गली है 4-6 ये 2008 का मामला है, अभी काफ़ी बिल्डिंग्स भी बन गई हैं। क्या था आपको लगता है जो आपने देखा कि वहाँ से लोग भाग सकते थे? भाग तो सच ही नहीं सकते थे सर, अगर भागते तो वो वैसे ही मर जाता। वो कूद के उसके हाथ-पैर सब टूट जाते क्योंकि बराबर में फर्स्ट फ्लोर तक था, लेफ्ट हैंड पर, राइट हैंड पर दोनों फर्स्ट फ्लोर पे थे। बैक साइड में भी फर्स्ट फ्लोर तक ही है। तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है ये एनकाउंटर एक फर्ज़ी एनकाउंटर रहा? बिल्कुल 100% फर्जी है सर, टोटल फर्जी है। तो तमाम जो आपने बात सुनी, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता महमूद पराचा ने तमाम रोशनी डाली है। अब जो बटला हाउस एनकाउंटर हुआ है, 2008 में हुआ था और तब से कई लोग जो हैं सलाखों के पीछे हैं। इसमें एक नया मोड़ आ सकता है और इस मोड़ में क्या कुछ खुलासे होंगे? कई भ्रष्ट अधिकारियों के भी खुलासे हो सकते हैं और क्या ये साठगांठ और ये ताना-बाना बुना गया था, इसके पीछे के कारण क्या रहे? कौन लोग थे? काफ़ी कुछ नए मोड़ आके एक न्यू बटला हाउस फ़िल्म का भी ज़िक्र कर दिया गया है। क्योंकि इस घटना पे फ़िल्म भी बनी, लेकिन वो सच्चाई पे आधारित नहीं थी, ऐसा कहीं न कहीं पराचा साहब का ये कहना है। तो इस पूरी चर्चा पे क्या आप सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।